चलिए नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का सादी पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे वापस से जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू रहेगी। कंप्यूटर मेमोरी आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, सारे वेराइटीज हम लोग लेकर आए हैं और सारे वेराइटीज अपन करने वाले हैं। सभी कनेक्टेड रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। कंप्यूटर होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक बात। चलिए भाई, सभी तैयार रहेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं आ, उनको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। चलिए, कंप्यूटर मेमोरी का लगभग हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए थे जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, इसके 20-21 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन कर लिए थे आई थिंक। ये हो गया था। ये मैं होमवर्क दिया था क्या? चलो यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करने वाले हैं। राधे राधे दिव्या। गुड इवनिंग शिवांश, शिवानी। गुड इवनिंग। चलिए ध्यान देंगे। कथन कह रहा है, कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी रोम में स्टोर किया गया डाटा नष्ट नहीं होता। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी रोम में स्टोर किया डाटा नष्ट नहीं होता। कथन तो सही है। रोम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी में अपवाद है और किस प्रकृति का होता है? रोम आपका अपवाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? रोम, रैम, कैशे और रजिस्टर। ये 4 प्रकार के आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं, जिसमें से ये तीनों तो भूल जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है वोलाटाइल। इनको क्या बोला जाता है? वोलाटाइल। वहीं पे आपका जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल प्रकृति का होता है, क्योंकि ये अपने डाटा को नहीं भूलता है। डाटा को नहीं भूलता तो डाटा नष्ट नहीं होता है। बिजली जाने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता। कंप्यूटर बंद होना मतलब बिजली जाना। ठीक है, तो कथन हमारा सही है। कारण क्या कहता है? देखो, कारण कह रहा है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं अपन। कारण कह रहा है रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम एक नॉन वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्या यहां तक बात सही है? रोम एक नॉन वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे केवल डाटा पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ये बात सही है? यही बात तो हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी है, इसको केवल डाटा पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कारण भी इसका कैसा है? सही है। कारण भी सही है। तो आपके दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। चलो, प्रश्न बोल रहा है, डीवीडी की भंडारण क्षमता सामान्य सीडी की तुलना में बहुत अधिक होती है। डीवीडी की भंडारण क्षमता सीडी की तुलना में बहुत अधिक, लगभग 4.7 जीबी होती है। क्या ये बात सही है? हम लोगों ने पढ़ा है कि सीडी सीडी आपका ऑप्टिकल डिवाइस है। इसके बाद आता है आपका डीवीडी, इसके बाद आपका आता है बीआरडी। ये तीन हम ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस आपके द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है और ऑप्टिकल डिवाइस के अंतर्गत हम इन तीन मेमोरी को पढ़ते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत इनको सीडी, डीवीडी और बीआरडी को, पहला नंबर सीडी, दूसरा नंबर बीआरडी और तीसरा नंबर, पहला नंबर सीडी, दूसरा नंबर डीवीडी और तीसरा नंबर बीआरडी। सीडी के बारे में मैंने बताया कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल या वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल या वीडियो डिस्क। बीआरडी का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। इसकी क्षमता कितनी है सीडी की? तो सीडी की क्षमता याद रखना है 650 से 700 एमबी के बीच इसका आंसर लिया जाता है। एग्जामिनर जो है 700 एमबी आंसर लेता है, 650 एमबी इसकी क्षमता रहती है। डीवीडी की क्षमता 407 जीबी सिंगल साइडेड का रहता है और वहीं पे 8.5 जीबी डबल साइडेड का रहता है।
8.5 GB डबल साइडेड। वहीं पे ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी रहती है? 25 GB से 50 GB तक इसकी क्षमता हो सकती है। ठीक बात। चलो, कह रहा है डीवीडी की भंडारण क्षमता सामान्य सीडी की तुलना में बहुत अधिक होती है। कथन सही है। कारण क्या कह रहा है? डीवीडी में डेटा लिखने और पढ़ने के लिए कम तरंग-दैर्ध्य वाली लाल लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसके ट्रैक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। क्या ये बात सही है कि हम लोग डाटा लिखने और पढ़ने के लिए कम तरंग-दैर्ध्य वाले लाल लेजर बीम का प्रयोग करते हैं? मैंने आपको बताया है कि डीवीडी को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेजर बीम। ठीक है, तो ये कारण भी आपका सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न आ गया। सॉलिड स्टेट ड्राइव की कार्य गति पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव से कई गुना अधिक होती है। आपका जो एसएसडी आता है, एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल जो वर्तमान में यूज किया जाता है, इसकी गति पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक होती है। ये बात सही है कि इसकी गति हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक होती है। ठीक है, आजकल एसएसडी ही लगाया जाता है लैपटॉप में। दूसरा दिया हुआ है, कारण एसएसडी में डाटा रीड राइट करने के लिए किसी भी प्रकार के घूमने वाले मैग्नेटिक प्लेटर्स या मूवेबल हेड्स का उपयोग नहीं होता। ये भी बात सही है। घूमने वाला मैग्नेटिक डिस्क में बस होता है। घूमने वाला प्लेटर्स जो होता है वो किसमें होता है? आपके मैग्नेटिक डिस्क में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क जिसको हम लोग विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी आपका कैसा है? सही है। एक साथ जो बॉक्स बंद होता है उस पूरे सिस्टम को विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। अब उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? उसको ऐसे नहीं, उसको डिस्केट नहीं बोलते। डिस्केट जो है आपके डिस्केट जो है आपका फ्लॉपी डिस्क को कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। चलो कथन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये बात सही है। कारण कथन सही है। कारण क्या कह रहा है? रैम में स्टोर डाटा बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद भी हमेशा सुरक्षित रहती है। रैम के बारे में क्या याद रखना है? याद सुनो इधर, रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बार बार बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर किसी भी लोकेशन पे हम डाटा को सुरक्षित करते हैं तो उसको रैंडमली हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी डाटा को किसी भी लोकेशन से कभी भी उठा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस फीचर को रैंडम एक्सेस। रैम के विकास का श्रेय जाता है रॉबर्ट डेनार्ड को। किसको जाता है? रॉबर्ट डेनार्ड, वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे। रैम के विकास का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट डेनार्ड को जाता है। ठीक है, रैम को ही कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम को ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कहा जाता है, या कंप्यूटर की कार्यकारी मेमोरी, या कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी कहा जाता है। एक रैम के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है आपका एस एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम। इसमें तेज कौन सा होता है? एस रैम तेज होता है और डी रैम धीमा होता है। डी रैम धीमा होता है। कई बार बता चुका हूँ, डी से डी धीमा याद रखना है, डी से क्या याद रखना है? धीमा याद रखना है। डी से धीमा आप सभी याद रखोगे। ठीक है, अब एस रैम तेज होता है, डी रैम धीमा होता है। इसका कारण भी आपको याद रखना है। एस रैम में हम लोग कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। किसमें? एक मिनट। एस रैम अधिक गति वाला रहता है, इसलिए इसमें हम फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। वहीं पे आपका जो डी रैम जो धीमा है उसमें आपका कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
कारण क्या बोल रहा है, रैम में स्टोर डेटा बिजली आपूर्ति बंद होने पर भी हमेशा सुरक्षित रहती है। ये बात बिल्कुल गलत है, एक बार लाइट गई तो काम खत्म। ठीक, तो कारण गलत है, तो कथन बस सही है और कारण गलत है। कहाँ दिख रहा है, बी। क्लियर। चलो भाई, अगला प्रश्न आप लोग के लिए। चलिए चलिए बताएंगे, पढ़ो और बताओ क्या मैंने क्लास में पढ़ाया है। ये सब क्लास में पढ़ाया तो है, एक एक चीज पढ़ाई हुई है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जल्दी बताएंगे। देखो कथन क्या कह रहा है, सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने या डाटा लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में उच्च क्षमता वाले लेजर का उपयोग करके डिस्क की सतह पर सूक्ष्म गड्ढे और समतल स्थान बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है मेमोरी वाले क्लास में, ठीक है। सीडी रोम की बात करूं, सीडी रोम की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि रोम में जब भी डाटा डाला जाता है, जब भी रोम में डाटा डाला जाता है तो उसे बोलते हैं बर्निंग। डाटा डाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्निंग। बर्निंग, तो मैं बोलूंगा रोम में डाटा कॉपी कर रहा हूं। बर्निंग मतलब रोम में डाटा, रोम में डाटा कॉपी कर रहा हूं। किसमें, रोम में, रोम में डाल रहा हूं, रोम में डाटा कॉपी कर रहा हूं, कर रहा हूं, ये मतलब होता है, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या है, बर्निंग। अगर मैं रोम से डाटा बाहर कॉपी करूं, रोम से बाहर करूं, रोम से, रोम से डाटा कॉपी करना, देखो मैं और से कितना अंतर आ जा रहा है। रोम में जब डाटा कॉपी कर रहा हूं तो रोम के अंदर जा रहा है, रोम के अंदर जा रहा है। रोम से जब डाटा को कॉपी कर रहा हूं, रोम से कॉपी कर रहा हूँ, रोम से कॉपी करके बाहर निकालूंगा, रोम में कॉपी नहीं कर रहा हूँ, रोम से कॉपी करके बाहर निकाल रहा हूँ, तब ये प्रोसेस कहलाता है रैपिंग। तो क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है रैपिंग। रोम से कॉपी करना, रोम से कॉपी करना, तब ये रैपिंग कहलाता है। ये दो बातें आपको याद रखना है। बर्निंग मतलब रोम में कॉपी करना, रैपिंग मतलब रोम से कॉपी करना। समझ में आ रहा है क्या, ठीक, यहाँ तक फैक्ट समझ में आया। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो इधर। सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने तथा डेटा लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। पहला कथन निश्चित रूप से सही है। इस प्रक्रिया में उच्च क्षमता वाले लेजर का उपयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर सूक्ष्म गड्ढे, पिट्स और समतल स्थान लैंड्स बन जाते हैं। बिल्कुल भाई, जब आप उच्च लेजर क्षमता का प्रयोग करोगे तो वहां पर पिट्स और लैंड्स का निर्माण होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगर आपका सीडी है, ठीक है, या डीवीडी है, और इसमें अगर आपको डाटा को सुरक्षित करना है तो इस पर लेजर बीम मारा जाता है। जब लेजर बीम मारते हैं तो इसमें क्या बनता है, गड्ढे बनते हैं। जहां पर गड्ढा बनता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्स, पिट्स। और इसको पढ़ा जाता है जीरो, पढ़ते टाइम इसको क्या पढ़ेंगे, जीरो। तो पिट्स जीरो को इंडिकेट करता है, और जो लैंड रहता है, लैंड जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वन को इंडिकेट करता है। पिट्स और लैंड, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई क्या, ठीक। तो दूसरा कथन भी हमारा कैसा है, सही है। और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, कथन तो पढ़ते इमेज आ गए पूरा, ठीक। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आना चाहिए एक एक चीज, ठीक है। आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है तो आप लोग को बेनिफिट होना चाहिए। मैं एग्जाम में बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, एकदम इजी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, यहां तक पूरी बातें क्लियर। चलिए, फ्लॉपी डिस्क के संदर्भ में कुछ कथन कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कथन ए है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को उपयोग से पहले ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित करना पड़ता है। क्या ये बात सही है, फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करते हैं और फाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिस्क हो उसके सबसे पहले किस में विभाजित करते हैं, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ट्रैक और सेक्टर में इसको विभाजित किया जाता है,
ट्रैक में पहले विभाजित करोगे, उसके बाद इसको छोटे छोटे सेक्टर्स में तोड़ोगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो ट्रैक और सेक्टर में तोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, इसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ट्रैक और सेक्टर में आपके डिस्क को जमाना फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग में याद रखना आपको कि पुराने डाटा को नष्ट नहीं किया जाता, डाटा को, पुराना डाटा मिटाया नहीं जाता। याद रखना है, पुराना डाटा मिटाया नहीं जाता। जनरली हम लोग सोचते हैं फॉर्मेटिंग मतलब पुराना डाटा मिटा दिया जाता है। पुराना डाटा नहीं मिटाया जाता भाई फॉर्मेटिंग में, पुराना डाटा नहीं मिटाया जाता फॉर्मेटिंग में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। हम्म। हाँ, एक मतलब फॉर्मेटिंग के तीन मतलब है। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब एडिट करना भी होता है। जैसे कि अगर आपके, समझना, फॉर्मेटिंग के कितने मतलब है बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग के तीन मतलब है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के तीन मतलब है, मैं बता रहा हूँ। फॉर्मेटिंग, एक फॉर्मेटिंग का मतलब है आपका जो टेक्स्ट है उसके डिजाइन में परिवर्तन करना, उसके डिजाइन में परिवर्तन, टेक्स्ट के डिजाइन में परिवर्तन करना। आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके डिजाइन में परिवर्तन करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। दूसरा फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करते हैं डिस्क के लिए, यही डिस्क को सही से जमाने के लिए। तीसरा फॉर्मेटिंग हम लोग दुकान वाले को बोलते हैं, भाई हमारा कंप्यूटर लैपटॉप फॉर्मेट कर देना, इसमें वायरस आ गया है, तो तब वहां पर हम लोग डिलीट के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग शब्द है वो डिलीट के लिए नहीं बना हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग डिलीट के अर्थ में, कंप्यूटर को पूरी तरीके से रिबूट करने के अर्थ में इसका अर्थ निकालते हैं, जो कि गलत है। वास्तविक रूप से दो ही सही है, कि एक तो जब डिस्क में डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में विभाजित किया जाता है, सेक्टर प्लस ट्रैक में विभाजित किया जाता है, तो इसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। सेक्टर और ट्रैक में विभाजित किया जाता है तो इसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। दूसरा, टेक्स्ट डिजाइन में परिवर्तन जो है वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में फॉर्मेटिंग शब्द का इस्तेमाल कहाँ कब करते हैं? हम बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर हमारा फॉर्मेट कर देना, काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है, तो डाटा डिलीट कर देना, ये बोलना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर आप देखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है। ध्यान दो, इस विभाजन की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। इस विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभाजन कहा जाता है, जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर डेटा को व्यवस्थित नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल बात सही है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के दौरान मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि फॉर्मेटिंग के दौरान एक टेबल बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एफएटी कहते हैं। एफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या कहते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल। बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजों को पूछता है। हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अजीब सा नाम है, अजीब सा नाम ही पूछता है। फाइल एलोकेशन टेबल, एफएटी मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। तो यहाँ पर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर व्याख्या भी कर रहा है। और इस क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर आप लोग को एनालिसिस भी बता दिया है कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक बात? ऑनलाइन जितने बच्चे, सबको समझ में आ रहा? ट्रैक और सेक्टर को बताना है। ओके मनोज जी, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ट्रैक और सेक्टर को। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अगर ये आपका डिस्क है, समझना, ये अगर आपका डिस्क है, मैं एक डिस्क बना देता हूँ। ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा सुपर पावर है। ये अगर आपका डिस्क है तो इस डिस्क को छोटे छोटे संवृत्त रास्तों में बांटा जाता है इस तरीके से। ये मैंने बहुत मोटा कर दिया है, देखा जाए तो ये बहुत पतले 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 डिस्क होते हैं, छल्ले होते हैं बोल सकते हो आप, है ना। जैसे कि मैं इनके पीछे और बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ना ये बटे हुए रहते हैं। ठीक है, अब मैं एकदम परफेक्ट तो नहीं बना सकता, प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से इसको बांटा जाता है। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। इस तरीके से आपका सीडी बटा रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, अब समझना मेरी बात। इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रैक। ये रास्ते जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? धावक जब दौड़ता है तो किस पे दौड़ता है? ट्रैक पे। किस पे दौड़ता है? तो ये ट्रैक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? ट्रैक या छल्ला। ठीक है, अब इस ट्रैक को वापस से फिर मैं तोड़ूंगा छोटे छोटे टुकड़ों में। कैसे तोड़ूंगा? ऐसे तोड़ कर दूंगा और ऐसे तोड़ दूंगा, यहां से तोड़ दूंगा, यहां से तोड़ दूंगा। ठीक है, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को मैं कहूंगा सेक्टर्स। इन छोटे छोटे और टुकड़ों को मैं क्या कहूंगा? सेक्टर्स। इन टुकड़ों को मैं कहूंगा सेक्टर्स। तो इसके बाद इन टुकड़ों के समूह को, जैसे कि 2-3 सेक्टर को मिला दूं, तो उसे मैं क्या कहूंगी? क्लस्टर। ठीक, इस तरीके से मैं इसको
अलग अलग टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। एक सेक्टर का जो साइज होता है वो लगभग 512 केबी के आसपास होता है। हर एक सेक्टर का साइज सेम नहीं हो सकता, लेकिन 512 केबी के आसपास इसको रखने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ये छोटे छोटे सेक्शन क्या कहला रहे हैं, ट्रैक। क्या कहला रहे हैं, ट्रैक्स। ट्रैक्स के बाद ये जो ट्रैक्स का विभाजन है वो किसमें हुआ है, सेक्टर, सेक्टर्स। और कुछ सेक्टर मिलकर, 2 से 3 सेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, 2 या 3 सेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, क्लस्टर। अच्छा, डिस्क के एक साथ 3-4 समूह को हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स, या क्या बोलते हैं, प्लेटर्स या सिलेंडर बोलते हैं, प्लेटर्स या सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटर्स आएगा। प्लेटर से छोटा क्या है, ट्रैक। ट्रैक से छोटा क्या है, क्लस्टर। और क्लस्टर से छोटा क्या है, सेक्टर। ये क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्रोनोलॉजी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए कथन। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने से कंप्यूटर की फिजिकल रैम का वास्तविक आकार बढ़ जाता है। कारण बोल रहा है, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जो हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को रैम की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। देखो, ऐसे प्रश्न ना जनरली हम लोग थ्योरी वाले क्लास में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी नौबत ही नहीं आती, हमारे बुक्स में इन चीजों के बारे में दिया ही नहीं रहता है ना। अभी अपडेटेड नहीं हमारे बुक्स जो है, इस सब चीज के बारे में कब पता चलता है, जब आप एमसीक्यू करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी वास्तविकता में होता क्या है। ठीक है, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, मदरबोर्ड है। ठीक है, इस मदरबोर्ड में ये यहाँ पे आपका सीपीयू लगा हुआ है। ये मदरबोर्ड है ना, सिस्टम यूनिट नहीं है, क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये सीपीयू लगा हुआ है। सीपीयू के जस्ट ऊपर क्या लगा रहता है, यहाँ पे कैसे लगा रहता है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर लगा रहता है आपका कैसे, ये इस तरीके से मैंने कैसे लगा दिया, बिल्कुल जुड़ के रहेगा। इसके जस्ट ऊपर आपका क्या लगा रहता है, रैम लगा रहता है, यहाँ पर रैम लगा देते हैं। ठीक, और इन सबसे ऊपर लगा रहता है आपका रोम। ये क्रोनोलॉजी मैंने बना दिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर यहाँ से किससे कनेक्टेड रहेगा, रजिस्टर जो है किससे कनेक्टेड रहेगा, कैसे से सीधा कनेक्टेड रहेगा। कैसे जो है तारों के माध्यम से, तारों के माध्यम से किससे कनेक्टेड रहेगा, रैम से। ठीक, और फिर रोम तारों के माध्यम से कनेक्टेड रहेगा रैम से। अब समझना बात को, ठीक है, समझना बात को कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लाऊंगा तो कहां लाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये मेरा द्वितीयक मेमोरी है। ये मेरा क्या है, ये सारे क्या है, मेरे प्राथमिक मेमोरी, सारे क्या है, प्राथमिक मेमोरी। और ये मैं बना दे रहा हूं बड़ा सा मेरा द्वितीयक मेमोरी, ऐसा है, मान के चल रहा हूं। ये मेरा क्या है, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी है। ये सारे क्या है, मेरे प्राथमिक मेमोरी। ठीक, अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको कहाँ लोड करूंगा, वेब स्टैक लोडर के मदद से इसको मैं कहाँ लोड करूंगा, रैम में। फिर रैम का जगह खाएगा कि नहीं खाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा काम रैम में होना है, सारी चीजें रैम में लोड होनी है, तो एक समय आता है कि रैम का जगह ना कम पड़ने लग जाता है, रैम भरने लग जाता है, रैम हम भरने लग जाता है, रैम क्या लग जाता है, भरने लग जाता है। और एक सीमा के बाद रैम पूरा भरने लगता है, तब एक काम करता है कि एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। और वर्चुअल मेमोरी के लिए क्या करता है, ये ना जगह उधार मांगता है सेकेंडरी मेमोरी से, कि भाई तेरे पास खाली जगह है, तेरे पास मेमोरी अथाह है, तो एक काम कर, मुझे थोड़ा सा जगह दे दे, यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा अपना रैम का कुछ डाटा डाल दूंगा। इससे उधार मांग रहा है, द्वितीयक मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम कुछ समय के लिए मेमोरी उधार मांग रहे हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो एक बात बताओ, इससे रैम का वास्तविक आकार बढ़ा क्या, वास्तविक आकार नहीं बढ़ा है, वास्तविक आकार नहीं बढ़ा है, वास्तविक आकार वैसा का वैसा ही है। अगर आपका रैम 128 GB का है, या रैम आपका 16 GB का है, तो वो 16 GB का रहेगा, वो इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वास्तविक आकार उसका नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से वो बढ़ गया है। ठीक है, वास्तविक आकार नहीं बढ़ा हुआ है, आभासी रूप से बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो रैम है, इसका वास्तविक आकार बढ़ जाता है, बोला है, वास्तविक आकार नहीं बढ़ता, वास्तविक आकार उतना ही रहता है। तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करने से कंप्यूटर की फिजिकल रैम वास्तविक आकार बढ़ जाता है, पहला कथन प्योर गलत है। ठीक, फिर दूसरा देखो, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जो हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को, सेकेंडरी मेमोरी जनरली क्या होता है, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क क्या है,
सेकेंडरी मेमोरी, और कुछ नहीं है। हार्ड डिस्क का क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो बोल रहा है वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर है जो हार्ड डिस्क के कुछ स्पेस को रैम की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। क्या कारण? मैंने अभी तो बताया था। कारण सही है, कथन गलत है और कारण सही है। कौन से विकल्प में दिख रहा है? ए गलत है और आर सही है। क्या सभी बच्चों को ये प्रश्न मजा आया? क्वेश्चन करोगे तभी तो सीखोगे यार। चल ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कथन है कंप्यूटर की चिप्स बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आईसी चिप, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि बड़े पैमाने पर सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो आईसी चिप्स की अगर मैं बात करूं तो आईसी चिप, आईसी चिप, आईसी चिप के बारे में कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आईसी चिप की विकास कैसे जाता है। रॉबर्ट नोई, रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी को इनका नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने इंगित कर दिया है। रॉबर्ट नोई और जैक किल्बी, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आईसी चिप का विकास किया था। ठीक। आईसी चिप का हिंदी रूपांतरण अगर आप लोग देखोगे तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है एकीकृत परिपथ, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये बना होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक से। सिलिकॉन या जर्मेनियम, जनरली सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है, जर्मेनियम को मिलता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों है अर्धचालक। दोनों क्या है? अर्धचालक। इसी के लिए एक और शब्द प्रयोग में लाया जाता है, उपधातु। अर्धचालक की जगह और क्या बोल दिया जाता है? उपधातु। ठीक बात। अब सुनो बात। सिलिकॉन एक उत्कृष्ट अर्धचालक है। बिल्कुल क्या है? अर्धचालक पदार्थ है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम है। बिल्कुल ये सही बात है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इसमें बिजली तभी प्रवाहित होती है जब इसके ताप को बढ़ाया जाता है। आसानी से इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। आप जब बढ़ाते हैं ना तब इसमें बिजली प्रवाहित होती है। तो ये बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये कारण भी सही है। तो कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बात, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग पढ़िए, तब तक मैं देखता हूँ कि इसमें मैं क्या आपको बता सकता हूँ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देख लो भाई, सूची 1 से सूची 2 सुमेलित करना है, अच्छे से सुमेलित करना। मानक फ्लॉपी डिस्क, मानक सीडी, सिंगल लेयर डीवीडी, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क, इन सबको इनके मेमोरी क्षमता से मिलाना है। मिलान कीजिए। तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि फ्लॉपी डिस्क की क्षमता सबसे कम होती है और वो होती है 1.44 MB। कहाँ दिख रहा है? तो पी दिख रहा है हमको थर्ड ऑप्शन पे। पी का हो गया थर्ड। ठीक। सीडी का जो क्षमता होता है वो 700 MB होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। डीवीडी की जो क्षमता होती है वो 4.7 GB होती है, और ब्लू रे डिस्क की 25 से 50 GB हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है मेरे को 3 4 2 1, 3 4 2 1, देखो तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए में दिख रहा है भाई। 3 4 2 1 सही लगाया ना? 3 4 2 1। क्लियर है? सूची 1 मेमोरी के प्रकार को सूची 2 की विशेषताओं से उसके मिलाना है। रैम की क्या विशेषता होती है, कैश की क्या विशेषता होती है, ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता होती है और सिलिकॉन की क्या विशेषता होती है, बताना है। रैम क्या करेगा? रैम, रैम कब से लेजर बीम का प्रयोग करने लग गया? रैम कब से लेजर बीम का प्रयोग करने लग गया? सीडी और डीवीडी जब रहता है तब लेजर बीम आता है। ठीक है। रैम जो है कंप्यूटर चालू रहने पर डाटा को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखता है। रखता है। तो पी का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक। कैसे क्या करता है भाई?
सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में जो गति अवरोध को दूर करने ये का काम गतिरोध या स्पीड मिसमैच, इसको क्या बोलते हैं? गतिरोध या गतिभेद या स्पीड मिसमैच कहा जाता है। स्पीड मिसमैच को दूर करने का काम कौन करता है? आपका कैशे मेमोरी करता है। तो यहाँ पर कैशे के लिए बात हो जाएगा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच। मुख्य मेमोरी मतलब किसकी बात कर रहा है? ये रैम की बात कर रहा है। सीपीयू और रैम के बीच गतिरोध या गतिभेद को दूर करने का काम कौन करता है? कैशे करता है। ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कौन सा हो जाएगा? डेटा एक्सेस के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क के केस में। आर का हो जाएगा 2। सिलिकॉन, सिलिकॉन कंप्यूटर चिप का मुख्य निर्माण पदार्थ, ये हो जाएगा क्या? एस का 1 हो जाएगा। एस का 1 कहाँ दिख रहा है? सभी में दिख रहा है। पी का 3 ऑप्शन ए में दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है। क्यू का 4, क्यू का 4, आर का 2। ठीक, ऑप्शन ए हमारा मैच खा रहा है। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या समझ पा रहे हो? ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अगले प्रश्न को पढ़ो और प्रयास करो उत्तर देने का, फिर मैं बताता हूँ उत्तर क्या होगा। सबके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिए हैं। तो कोइंसिडेंटली देखो सबके बारे में पढ़ लिए हैं, जीपिंग को बस नहीं पढ़ाया मैंने। बाकी 3 ऑप्शन से तो आपका उत्तर बन जा रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई क्या होगा? 33। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बर्निंग का मतलब होता है सीडी में कॉपी करना। सीडी में कॉपी करना। तो बर्निंग, ये सीडी में वाला कहाँ? ये रहा बर्निंग का मतलब। तो राइपिंग मतलब होता है सीडी से कॉपी करना। ये वाला है क्या? ठीक। रिपिंग का मतलब होता है फाइल के आकार को कंप्रेस करना। क्या होता है? 3-4 फाइल है आपके पास, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, सबको ना कंप्रेस करके एक में बंद करके रख देते हैं। कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं कंप्रेस करके। ठीक है, कंप्रेस करके बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का काम है, ये अलग चीज है। ठीक है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होता है? हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में बांटना, ये आपका क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। तो इस हिसाब से पी का 2, क्यू का 4, आर का 1, एस का 3, सबका उत्तर ए है क्या यार? ठीक से मर्जिंग नहीं हुआ लग रहा है, फिर से क्वेश्चंस मर्ज नहीं हुए यहाँ। चलो। सूची 1 मेमोरी श्रेणी को सूची 2 उपकरण उदाहरण से समझाइए या बताइए। दोनों को सम्मिलित करना है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है? चारों में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिवाइस है क्या? एल्युमिनियम के डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ लगाकर हार्ड डिस्क बनाया जाता है। अरे मैंने आपको बताया ना कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फ्लॉपी डिस्क, एक होता है फ्लॉपी डिस्क और एक होता है हार्ड डिस्क। ये 2 प्रकार बताए हैं मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फ्लॉपी डिस्क और एक होता है हार्ड डिस्क। ठीक, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या जाएगा आपका? हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डीवीडी हो जाएगा। ठीक। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा होगा? नॉन वोलेटाइल की बात किया हुआ है। सेमीकंडक्टर जो नॉन वोलेटाइल हो, जो नहीं भूलता है, वो कौन सा हो जाएगा? रोम है क्या? रोम हमारा नहीं भूलता। ठीक। सेमीकंडक्टर जो वोलेटाइल है, क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी, जो भूल जाता है। ऐसा सेमीकंडक्टर मेमोरी जो भूल जाता है वो क्या है आपका? कैशे मेमोरी। देखो तो, पी का 3, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 2, ये सब ए में डाल दिए ये लोग। ठीक है, चलो। लेकिन हमारा ऑप्शन तो वैसे मैच नहीं खा रहा है ना, अलग मैच खा रहा है। हमको तो यहाँ मेहनत करना ही पड़ रहा है।
ठीक, चलो कितने सूची मिला वाले प्रश्न बना के दिए हैं ये लोग, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिए, सीखेंगे। सीखना हमारा उद्देश्य है, हमको समझना है कि एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है। बस साइकिल, इनपुट आउटपुट साइकिल, रजिस्टर्स, बायोस, इन चारों को मिलाना है उस तरफ जो भी कथन दिया हुआ उससे। बायोस के बारे में पहले मिला लेते हैं और रजिस्टर को पहले मिला लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर और बायोस हमको अच्छे से पता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होता है? सीपीयू और बाहरी मेमोरी के बीच डाटा लेन देन का कार्य करता है क्या? कौन करता है फिर? बाहरी मेमोरी से डाटा लेन देन कौन करता है? सीपीयू के लिए बाहरी मेमोरी से डाटा लेन देन का काम तो रजिस्टर ही करता है, रजिस्टर ही तो करता है। आर का क्या हो जाएगा हमारा? टू। ठीक, बायोस क्या करता है? अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो जा रहा है, डेटा लेन देन का काम तो रजिस्टर के माध्यम से नहीं होगा, गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर क्या होगा? रजिस्टर क्या होगा, मैंने और विकल्प लिखा नहीं था। ठीक है, सीपीयू का सबसे तेज और छोटा आंतरिक स्टोरेज क्या हो जाएगा आपका? रजिस्टर। सीपीयू का सबसे तेज और छोटा आंतरिक स्टोरेज क्या हो जाएगा आपका? रजिस्टर। बायोस क्या करता है? बायोस, बायोस की अगर मैं बात करूं तो रोम में सुरक्षित बुनियादी बूटिंग प्रोग्राम, यही है क्या? ठीक, ये दो ठो मिल गया। बस साइकिल, ठीक है, बस साइकिल क्या करता है? सीपीयू और बाहरी मेमोरी के बीच डेटा लेन देन को बस साइकिल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वहीं पर इनपुट आउटपुट साइकिल में क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफर का जो समय है वो इनपुट आउटपुट साइकिल कहलाता है। समझ में आ रहा है? डाटा ट्रांसफर का जो समय है वो इनपुट आउटपुट साइकिल कहलाता है। ये जो इनपुट आउटपुट साइकिल है ये समय है और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफर का समय है। अब मिला के देखो क्या हो रहा है। P का 2, Q का 3, R का 1 और S का 4। ऑप्शन ए। चलो ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर देख के मत बताना, ठीक है। चलो इधर मिलान सही से करो। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और क्या स्पेशल बात दी गई है? सबके बारे में, सबके बारे में कुछ ना कुछ खास बात दी गई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैश मेमोरी है ये और कुछ नहीं होता, डबल ईपी रोम का ही एक उदाहरण होता है। बताया था, बताया था, डबल ईपी रोम का ही उदाहरण होता है। चलो पी रोम, पी रोम की बात करूं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें एक ही बार डाटा को स्टोर किया जा सकता है। केवल एक ही बार डाटा लिखा जा सकता है, ये क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा 2। ईपी रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बताया था कि इसको, इसमें डाटा किससे इरेज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस से, यूवी रेस से, और यूवी रेस को पराबैंगनी किरणें बोला जाता है क्या? तो ईपीरोम का संबंध किससे हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों की मदद से डाटा को मिटाना। डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, विद्युत तरंगों की सहायता से डाटा को मिटाना। ठीक, फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या होता है? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में आधुनिक, डबल ईपीरोम को हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव का, पेन ड्राइव कहते हैं या फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो फ्लैश मेमोरी आपका जो आधुनिक पेन ड्राइव आता है और मेमोरी कार्ड आता है उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो यहां से आपका क्या मैच हो रहा है? P2, Q1, R3, S4, सबका उत्तर ऑप्शन ए में डाल दिए हैं। चलो ठीक है, फिर से गलती हो गया है, कल सुधार लिया जाएगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 37 का सही से मिलान करेंगे एकदम, बिल्कुल आंख बंद करके कर दो। सीक्वेंशियल का तो सर हमको पता है, सीक्वेंशियल मतलब मैग्नेटिक वेव, ये यहाँ पे कर दिए। ठीक, दूसरा क्या बोला है? डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मतलब रैम, डायरेक्ट और अनुक्रमिक ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 वाला। ठीक है, 2 और 1 से हमारा काम बन जा रहा है 2 1 3, ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलो, ये अच्छे से बना सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 38, गड़बड़ मत करना, अच्छे से बनाना। 10-12 क्वेश्चन और है, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन और हैं।
तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हो सबको बता दे रहा हूँ, कल शाम को 6 बजे से मैं एक मैराथन लूंगा, 6 बजे शाम से भाई, इवनिंग में। और इसका खत्म होने का टाइम डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। इवनिंग में मैं लूंगा और इसमें मैं प्योरली पढ़ाने वाला हूँ जियोमेट्री, सिर्फ जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति को देखने वाले हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक, पॉलीगन कितना क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ठीक है। आपका ट्रायंगल कैसे, किस तरीके से, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कितने केंद्रक हैं उसके, सब हम लोग देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। नहीं ठीक है, आप घर से आराम से बैठ के देखना, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठ के देखना, ठीक है। 6 बजे इवनिंग को स्टार्ट होगा कल। कल संडे है, सबको बता दे रहा हूँ, कल संडे है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लाइव जुड़ो यार, तो आप लोग का सपोर्ट लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा टारगेट तो ले लिया हूँ, पर थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं इतना लंबे समय तक टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, ठीक है। नहीं सुबह नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, सुबह का स्लॉट बुक्ड है। हाँ मॉर्निंग में कुछ और टॉपिक लीजिए, बस मर जाए सर, है ना। सर ऐसे ही संडे को मैथ्स का एक टॉपिक, बिल्कुल यही प्लानिंग है साध्य का, मैथ्स का एक टॉपिक हर संडे को स्पेशल मैं लेकर आऊंगा ही, कम से कम 5-6 घंटे का। ये मेरा एकदम फिक्स है कि मैं संडे को कम से कम 4-5 घंटे का क्लास लूंगा, कम से कम, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी क्लास लूंगा उस क्लास के दौरान उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को कनेक्टेड रहना है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो सभी के सभी, ठीक है। सभी से थोड़ी सपोर्ट की उम्मीद है, तो सपोर्ट करना सभी के सभी। सुबह 8 बजे रीजनिंग का है मेरे दोस्त, रीजनिंग 8 बजे से ज्वाइन करना, 2 बजे परीक्षित सर का है, 12 बजे से हेमा मैम का है। एग्जैक्टली मैं कवर करा लूंगा संडे को, ज्योमेट्री आप लोग का बहुत अच्छे से कवर होगा, एटलीस्ट आप लोग का बेसिक या फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एग्जाम में अगर बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट आएगा तभी नहीं बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग का नॉलेज इतना इनहेंस हो जाएगा कि आसान प्रश्न कम से कम नहीं छूटेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन कराऊंगा, पहले से क्वेश्चन छांट लिए मैंने, ठीक है। हिंदी और कंप्यूटर का क्लास सर जी, हाँ हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस रेगुलरली होती रहेंगी, उसके लिए चिंता ना करें, ठीक है। एक एक दिन के अल्टरनेट में 2-2 घंटे का क्लास मुझे मिलेगा, एक दिन हिंदी, एक दिन कंप्यूटर और एक दिन आपका मैथ्स, से तीनों होते ही रहेगा, क्योंकि तीनों मेरी ही जिम्मेदारी और मुझे कराना ही पड़ेगा आप लोग को अच्छे से, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 6 बजे इवनिंग को सबके सब मेरे से मिलेंगे, अब आ जाओ वापस, ठीक। एक बिट की बात करूं मैं तो 0 और 1 को क्या बोलते हैं, एक बिट बोलते हैं। एक निबल की बात करूं तो 4 बिट को मैं क्या बोलता हूं, 4 बिट को एक साथ मैं निबल बोलता हूं। एक बाइट 8 बिट को मैं क्या बोलता हूं, एक बाइट। 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स रहता है, 1024 किलोबाइट। ऑप्शन है फिर मैच कर रहा है क्या, देखो T2 Q3 R1 S4। अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा ये प्रिडिक्टेबल हो जाता है ना तो चीजें मजा नहीं आती। चलो चलो, CDR का मतलब क्या है, CDRW का मतलब क्या है, और CD रोम का मतलब क्या है ये बताना है। CDR का मतलब क्या बताया था, R फॉर CDR मतलब CD रिकॉर्डेबल, CD रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, केवल एक बार रिकॉर्ड होने वाली डिस्क, यही तो है क्या, केवल एक बार रिकॉर्ड होने वाली डिस्क, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी, वर्मा बोलते हैं, ठीक। CDRW का मतलब होता है री राइटेबल मतलब फिर से लिखा जा सकता है, री राइटेबल, याद रखना है। CDRW का मतलब है री राइटेबल, दोबारा मिटाकर बार बार लिखने की योग्य डिस्क, ठीक है। CD-ROM निर्माता कंपनी द्वारा पहले से रिकॉर्ड की गई फाइल, केवल पढ़ने योग्य डिस्क, केवल पढ़ने योग्य डिस्क। ये तो लाइन से जम गया, ठीक है, जमा ही हुआ है। चलो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 1 2 3 नहीं आया उसमें, फिर से ट्रैक, ट्रैक क्या होता है, डिस्क की सतह पर बने गोलाकार छल्ले। सेक्टर्स क्या होता है, ट्रैक्स को विभाजित करने वाले छोटे छोटे टुकड़े। क्लस्टर क्या कहलाता है, सेक्टर्स का
समूह, ये तो लाइन से और पहले ही डिस्कस भी कर लिए हैं 1 2 3। ठीक है 10 मिनट और चलो, मनीष सर का क्लास आ जाएगा। आज मुझे भी लग रहा है क्वेश्चन मजेदार नहीं है। अरे नया वैरायटी आ गया, चलो चलो नया वैरायटी आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन ऑप्शन एक ही दे दिए हैं। हाँ बात तो सही है, ऑप्शंस को अगर ऊपर नीचे बस सफल कर दिया रहता है ना तो फिर उतने से काम बन जाता। ठीक है चलो भाई, देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है कभी कभी गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रैम के बारीक नियमों और उनके श्रेणियों पर विचार कीजिए। डायनेमिक रैम को डाटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डायनेमिक रैम को डाटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या यह बात सही है? सही है, डायनेमिक रैम को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये जे हमारा सही है। स्टैटिक रैम की गति डी रैम से तेज होती है। डी रैम से तेज होती है क्या? स्टैटिक रैम डी रैम से तेज होती है, इसलिए इसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। कई बार बता चुका हूं इस बात को, इसलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। कथन के भी आपका सही है। रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसका डेटा कभी डिलीट नहीं होता। रैम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है क्या? रैम एक कैसा मेमोरी है? वोलाटाइल, ऐसा मेमोरी जो डाटा भूल जाता है, वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मेमोरी इसका मतलब इसमें कंप्यूटर बंद होने पर इसका डाटा डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होता हुआ दे, ये कथन गलत है। तो जे और के हमारा सही है। फिर से उत्तर ये आ गया, फिर से उत्तर ये आ गया घूम फिर के। ठीक है, से 5 मिनट और सहो। ठीक है, नया वैरायटी में भी एक ही ऑप्शन है। चलो यार, बस सर से थोड़ी गलती हो गई है, कंटेंट को मैं चेक नहीं कर पाया था, तो थोड़ा क्या रहता है ना, जिस चीज के बारे में पता रहता है उस बारे में आप कॉन्फिडेंस रहते हो कि हाँ मैं तो ये बता ही दूंगा, तो मैंने चेक किया ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आके पढ़ रहा हूँ। अब मेरे को पढ़ने के बाद पता चल रहा है इसमें प्रॉब्लम है। पहले पढ़ लिया रहता तो नहीं पता चलता। आप ही लोग के सामने पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है चलो, पढ़ लिया होता तो ये दिक्कत नहीं होता। चलो, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की रीयूजेबिलिटी नियम पर विचार कीजिए। रीयूजेबिलिटी नियम पर विचार कीजिए। CDRW, CD रीराइटेबल और डीवीडी रीराइटेबल में विशेष फेज चेंज तकनीक होता है। कैसा तकनीक होता है? फेज चेंज तकनीक होता है, जिससे डेटा को मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। ये RW का मतलब ही क्या है? रीराइटेबल। रीराइटेबल तो पहला कथन तो सही है कि मिटाया और लिखा जा सकता है। CDR में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है। CDR में डाटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है, लेकिन उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसको बोलते हैं CD रिकॉर्डेबल। के भी सही है। एल, फ्लैश ड्राइव में भी एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव ऑप्टिकल डिवाइस है क्या? फ्लैश ड्राइव, मैंने बताया था फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी की बात करूं मैं, फ्लैश मेमोरी किसका उदाहरण है भाई? फ्लैश मेमोरी याद रखना, ये बना होता है आपका डबल ईपी रोम से। डबल ईपी रोम से बना होता है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल मेमोरी नहीं, आपका सेमी कंडक्टर मेमोरी होगा। कैसा मेमोरी होगा? सेमी कंडक्टर मेमोरी होगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, ऑप्टिकल मेमोरी नहीं होता। तो एल इस यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब तो प्रश्न कराने का मन मेरा ही नहीं कर रहा है, ये देख के मैं ही परेशान हो गया हूँ। लेकिन हम लोग ऑप्शन से नहीं समझे, ऑप्शन से बना। ठीक है, चल चलो, डिस्क संरचना और फॉर्मेटिंग के नियमों पर विचार कीजिए। एक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों में डाटा सेव करने के लिए उन्हें ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया करना अनिवार्य है। सही बात है, सेव करने के लिए उसको ट्रैक और सेक्टर में हम लोग विभाजित करते हैं। सेक्टर्स किसी हार्ड डिस्क का वह सबसे छोटा भौतिक भाग है जिस पर डेटा स्टोर किया जाता है। ये भी बात सही है, सबसे छोटा भौतिक भाग है। ठीक, डिस्क को फॉर्मेट करने से पुराना सारा डेटा सुरक्षित रहता है और वहां केवल नए ट्रैक्स बनते हैं, केवल नए ट्रैक्स बनते हैं। क्या ये भी सही है? क्या ये भी सही है? उत्तर बदला क्या? ये के भी आया, उत्तर बदला भाई, बधाई हो।
उत्तर बदला, बधाई हो, 20 क्वेश्चन के बाद उत्तर बदल गया। कितने लोग ये लगा रहे हैं अभी भी? हाँ बहुत बढ़िया, ये उत्तर देते रहो, यहाँ पे हो गया खेला। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई कि फॉर्मेटिंग के दौरान हम सेक्टर्स और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर्मेटिंग के दौरान हम पुराने डाटा को डिलीट नहीं करते। फॉर्मेटिंग में आपको बार बार बता रहा हूँ, डाटा डिलीट नहीं करते, पुरानी डाटा को डिलीट नहीं करते, बार बार सुन लो। फॉर्मेटिंग में पुरानी डाटा डिलीट नहीं करते, अभी लिखाया हूँ, थोड़ी देर पहले लिखा दूंगा। पुरानी डाटा पुरानी डाटा डिलीट नहीं करते, डिलीट नहीं करते, पुरानी डाटा डिलीट नहीं करते फॉर्मेटिंग में। तो यही तो बोल रहा है, पुरानी डाटा सुरक्षित रहती है। एक बात अभी गड़बड़ कर दिए ना, चलो अब आ जाओ अगले प्रश्न में। अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट वापस आ गया। सीपीयू और मेमोरी इंटरेक्शन के सिद्धांतों पर विचार कीजिए। सीपीयू सीधे सेमीकंडक्टर मेमोरी के डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, डेटा को पहले रैम में आना पड़ता है। सही बात है क्या? माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने पढ़ लिया। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए डाटा को पहले रैम में आना पड़ता है। सही बात है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या लेकर आते हैं? रैम में। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स सबसे तेज गति वाले आंतरिक स्टोरेज तत्व हैं। ये भी बात सही है, जे भी सही है, के भी सही है। एल देखते हैं। रैम और कैश मेमोरी दोनों ही सीपीयू से सीधा संपर्क स्थापित कर सकती है। कैसे जोड़ा जाता है रैम जो है वो सीधा संपर्क स्थापित नहीं करता, कैश जो है सीधे सीधा जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर एल हमारा क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। रैम जो है तारों के माध्यम से जुड़ा रहता है, जबकि कैश जो है वो सीधा संपर्क बना के रखता है। कैश जो है वो सीधा संपर्क बना के रहता है। तो इस बार क्या उत्तर आएगा? जे, जे और के। चलो उत्तर बदल तो रहा है, जे और के। ठीक भाई, अगला प्रश्न पढ़ो। अब ऐसे काम नहीं बन रहा है भाई, ठीक है, अब ऐसे काम नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45। विभिन्न स्टोरेज उपकरणों की भंडारण सीमाओं पर विचार कीजिए। चलो भाई बना के दो जल्दी से आप, ये प्रश्न खत्म करके दो, बस हो गया। आप मेरा भी अब हालत थोड़ा खराब हो चुका है, क्योंकि कल के लिए सोच के ही मैं डर रहा हूँ। कुछ नहीं, खाते पीते पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। चलो देखो, 3.5 इंच की हाई डेंसिटी फ्लॉपी, हाई डेंसिटी, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी बोला है क्या? नहीं। हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। एक मानक सीडी की भंडारण क्षमता आमतौर पर 700 MB होती है, बिल्कुल भी ये बात सही है। डेल बोल रहा है डीवीडी की भंडारण क्षमता हमेशा सीडी से कम होती है, यहाँ पर डाउट है क्या? ये गलत है, डीवीडी की भंडारण क्षमता ज्यादा होती है भाई, कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। तो एल हमारा गलत है, तो जे के सही है। आ गया फिर से आ गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफर था, तो खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑफर ये था। और चलो, कंप्यूटर के बायोस, कंप्यूटर के किसके बारे में? बायोस और बूटिंग सिस्टम पर विचार कीजिए। बायोस में होता क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है बार बार बायोस के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करें बायोस के बारे में। बायोस क्या होता है, ये मैंने लिखा बायोस। बायोस बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
और बेसिकली अगर पूछे बायोस है क्या, तो सॉफ्टवेयर है। अगर पूछे बायोस है क्या, तो आप बोलोगे सर बायोस एक सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना है, बायो के एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं तो लास्ट में सॉफ्टवेयर नहीं आता, क्या आता है, सिस्टम। ये कहाँ इंस्टॉल रहता है, तो बोलोगे सर ये रोम में इंस्टॉल रहता है। कहाँ इंस्टॉल रहता है, रोम में। और रोम में क्यों इंस्टॉल रहता है, क्योंकि रोम आपका स्थायी मेमोरी है। कैसा मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। स्थायी कहने का मतलब यह है कि ये नॉन वोलाटाइल है, ऐसा मेमोरी जो नहीं भूलता है, नॉन वोलाटाइल है। अच्छा, रोम में क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसका काम रहता है कि ये कंप्यूटर को क्या करता है, चालू करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, बायोस की। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है, और स्टार्ट करते ही कौन सा टेस्ट चलाता है, पोस्ट टेस्ट चलाता है। कंप्यूटर को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है। ठीक है, अच्छा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाने के अलावा और क्या करता है, और क्या करता है, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाता है। किसको लाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी पढ़ रहे हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और किसकी सहायता से लाता है, बूट स्ट्रैप लोडर के माध्यम से, बूट स्ट्रैप लोडर के माध्यम से। ठीक है, किसका हेल्प लेता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का, मास्टर बूट रिकॉर्ड का, मास्टर बूट रिकॉर्ड का प्रयोग करके बूट स्ट्रैप लोडर की सहायता से द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का काम करता है। द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी कहने का मतलब यह है कि रैम में लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब तक रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा तब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनल नहीं होगा, आपके कंप्यूटर पर कुछ भी चीज नहीं दिखाई देगी। तो द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का काम करता है कौन, आपका बायोस। क्लियर बात, yes, ठीक। अब आ जाओ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन में भी। चलो, बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर पर चालू करते ही सबसे पहले सक्रिय होता है और वह रोम में स्टोर रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है जनाब ने। ये क्या कह रहा है, बायोस का मुख्य कार्य सभी हार्डवेयर घटकों की जांच करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करना है। बिल्कुल, बायोस क्या करता है, सभी घटकों का जांच करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। सभी घटकों की जांच करने का मतलब ये है कि घटकों का मतलब यहाँ पे है हार्डवेयर से, कि आपका जो सिस्टम यूनिट है, आपका जो सीपीयू है, उसे जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है उसको पोस्ट टेस्ट के दौरान जांच किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करता है, क्योंकि लोड करता है। तो के भी सही है। बूट के चालू होने के बाद बायोस को डिलीट करके रैम का स्पीड बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या, बायोस को डिलीट किया जा सकता है क्या, अरे बायोस स्थापित ही कहाँ है, रोम में। और रोम एक ऐसा मेमोरी है जो रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ की किसी भी फाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता, किसी भी फाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये बात तो हमारी गलत है, तो एल हमारा गलत है। तो इस हिसाब से जे और के ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। yes, ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा, चलो। ब्लू रे डिस्क 25 GB या उससे अधिक स्टोर करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, उससे डाटा अधिक स्टोर कर सकता है, 25 से 50 GB तक। इसमें डाटा पढ़ने के लिए नीले बैगनी ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है, इसीलिए तो इसको बोल रहे हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का कहने का कारण यही है क्योंकि इसमें नीला बैगनी लेजर का उपयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क को किसी भी साधारण सीडी प्लेयर में आसानी से चलाया जा सकता है। कैसे चलाओगे भाई, जब तक उसमें नीला बैगनी रेस नहीं रहेगा तब तक वो नहीं चलेगा। इसका मतलब एल क्या है आपका, गलत है। तो ए हमारा फिर से उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो। वर्चुअल मेमोरी और रैम प्रबंधन पर विचार कीजिए। जब कंप्यूटर की रैम पूरी तरह भर जाती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करता है। ये बात सही है क्या, सही है। जब कंप्यूटर का रैम पूरी तरीके से भर जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करता है। जे बिल्कुल सही है। के क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी का स्पेस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी से लिया जाता है। ये बात सही है क्या, द्वितीयक मेमोरी से तो लेते हैं।
ठीक है, तो ये भी सही है। वर्चुअल मेमोरी की गति वास्तविक रैम से भी अधिक तेज होती है, हो सकता है क्या? कैसे होगा अधिक तेज? सेकेंडरी मेमोरी की गति धीमी होती है, तो वर्चुअल मेमोरी कहाँ बना रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो धीमा होगा ना। वर्चुअल मेमोरी जो बनाएंगे उसका गति कैसा होगा? धीमा होगा। ठीक है, तो एल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई वर्चुअल मेमोरी आप कहाँ बना रहे हो? द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की गति कैसी रहती है? धीमी रहती है, तो वर्चुअल मेमोरी आपका कैसा होगा? धीमा ही होगा, निश्चित है। ठीक, तो इस हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन के नए वैरायटी को सीखिए आप। ठीक, ठीक है, गलती एक बार होता है बाबू मोसाय, रोज रोज नहीं होता। ठीक है, आज कर दिए हैं, अगली बार नहीं होगा, अगली बार पढ़ के आएंगे। फ्लैश मेमोरी के स्तरों पर विचार कीजिए। चलो, L1 फ्लैश सीपीयू के कोर के सबसे नजदीक या उसके अंदर होती है, बिल्कुल ये बात सही है। L1 ही तो सबसे पास होगा। L1 L2 L3 तीन लेयर रहता है, L1 L2 L3, L1 L2 L3। ठीक, L2 और L3 की क्षमता L1 से अधिक होती है, लेकिन इसकी गति L1 से थोड़ी धीमी होती है, बात सही है। इनकी ना अगर मैं बात करूं तो ये स्टोरेज क्षमता इनकी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पीड L2 और L3 की स्पीड कम होती है। उनको और तेज मेमोरी चाहिए, इसीलिए L1 का इस्तेमाल किया जाता है। देखो लेयर में बांटा गया, L3 का स्पीड सबसे कम होगा, उसके बाद L2 का स्पीड कम होगा, उसके बाद सबसे तेज होगा L1। ठीक, तो के भी सही है, जे और के सही है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर भी अपना डाटा सुरक्षित रख सकती है क्या? नहीं रख सकती, क्योंकि ये कैसा वाला मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। नहीं, वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, इसलिए एल क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू के अंतर पर विचार कीजिए। सीडी रोम पर डाटा केवल निर्माण के समय एक बार लिखा जाता है, यूजर इसे बदल नहीं सकता, ये बात तो सही है। रीड ओनली मेमोरी मतलब डाटा एक बार ही लिखा जा सकता है, ये सही है। सीडी आरडब्ल्यू को विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से फॉर्मेट करके उसमें नया डाटा कई बार स्टोर किया जा सकता है। आरडब्ल्यू है मतलब बार बार डाटा लिखा जा सकता है, ये बात भी सही है। सीडी आरओएम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम नहीं भाई, रीड ओनली मेमोरी है, तो ये आपका गलत है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जी और के। ठीक, तो इस तरीके से मेमोरी के 50 नए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला हमारा टारगेट क्या रहेगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा यूनिट क्लास में चल भी रहा है, और सॉफ्टवेयर का अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन अगले क्लास में करेंगे भी। ठीक है, और इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऑप्शन ए बार बार ना आए। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास के लिए थैंक यू। थोड़ी देर में आप लोग मनीष सर से जुड़ जाएंगे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। क्या हो गया?